Today my talk will be on the topic art of living, छोड़ने की कला, अति सर्वत्र वर्जियेत। जो न्यूट्रिशन की बात होती है या बेसिकली जब भी हम न्यूट्रिशन अवेयरनेस की बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो जो हमारा प्राइम कंसर्न है वो ये है कि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। खास तौर से बच्चों में, टीनेजर्स में, जो ग्रोइंग अप एज में बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की उनमें कमी ना रह जाए। जो हमें एक पॉपुलरली नोन फैक्ट है या जो कॉन्सेप्ट हमने अब तक समझा है वो ये कि बीमारी आने का मुख्य कारण, मेन रीज़न है लैक ऑफ विटामिन्स या लैक ऑफ सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि दूध खूब पियो वरना कैल्शियम की कमी रह जाएगी, विटामिन डी की कमी रह जाएगी इसलिए उसके सप्लीमेंट्स लो या धूप में बैठो, या आयरन की कमी अक्सर फीमेल कम्युनिटी में, लड़कियों में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आयरन की कमी हो जाती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं। अब न्यूट्रिशन कैसे पूरा हो इस पे डिबेट बहुत है, रिसर्च बहुत है, काम बहुत है, अलग अलग पैथीज़ की अलग अलग थ्योरीज़ हैं, उनके अपने अपने पेपर्स हैं और उनके अपने अपने रिजल्ट्स हैं। जैसे कि एलोपैथी का कॉन्सेप्ट यही है कि आप किसी भी तरह से अपनी डाइट से उन विटामिन्स को, उन मिनरल्स को पूरा करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स लें। सिमिलरली जो एक्चुअली मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, प्राकृतिक तौर पर किसी भी बीमारी को ठीक करना, सदा स्वस्थ रहना, आरोग्यता यानी कि डिजीज फ्री लिविंग को अपना एक लाइफस्टाइल बनाना, ये होता है नेचुरोपैथी का मूल आधार। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है जिससे हम स्वस्थ रह पाएं, बस हमें समझना होता है कि क्या अवेलेबल है और उसको कैसे यूज करना है। नेचुरोपैथी कभी भी किसी बीमारी का कारण एक कंपोनेंट या एक बॉडी ऑर्गन को नहीं मानता। नेचुरोपैथी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपकी बॉडी में वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, टॉक्सिन्स जिसे कहा जाता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपकी बॉडी में नहीं यूज हो पा रहा है, नहीं चाहिए आपकी बॉडी को, वो आपके लिए बीमारी का कारक हो जाएगा। दैट विल बी कॉजिंग डिजीज इन योर बॉडी if you are not able to digest properly or whatever is not needed in your body remains in your body। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है प्रेगनेंसी। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारा मटेरियल होता है, कंटेंट होता है जिससे बेबी ठीक रह पाए, उसकी ग्रोथ ठीक हो पाए। द मोमेंट बेबी इज डिलीवर्ड, चाइल्ड डिलीवर हुआ, तो उसके साथ वो सारे कंटेंट भी बाहर आ जाने चाहिए नेचुरली, जो अब बॉडी में नहीं चाहिए। जैसे कि बैग जिसमें वो बच्चा था, फ्लूइड जिसमें वो बच्चा अभी तक था, और भी उसके साथ बहुत कुछ होता है। और अगर वो चीज़ें, वो एंटिटीज बॉडी में रह जाती हैं तो फीमेल हमेशा के लिए एक तरह का डिजीज्ड लाइफ जीती है, जिसको हम कहते हैं कमजोरी रह गई, डिलीवरी के बाद रिकवरी नहीं हो पाई। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इन आवर बॉडी ये प्राइम रीजन है एज पर नेचुरोपैथी किसी भी बीमारी के आने का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वेस्ट हमारी बॉडी में आया कहाँ से, ये रह कैसे गया। हमारी बॉडी का एक एक्सक्रीशन सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी से सारे वेस्ट को बाहर निकालने के लिए है, जैसे कि स्वेटिंग या कफ या एक्सक्रीटा, स्टूल, यूरिन, ऑल काइंड ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर टू रिमूव ऑल द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। लेकिन फिर भी कुछ कंपोनेंट्स अगर हमारी बॉडी में रह जाते हैं तो इसका कारण क्या है। जब हम इसका कारण ढूंढने चलते हैं तो हमें आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट मिलता है, प्रकृति के अनुसार भोजन करो, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करो। यदि आपकी प्रकृति वात है या पित्त है या कफ है तो उसके अनुरूप आप भोजन करें, वरना आपको
आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स रह जाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट हमें आयुर्वेद में ही मिलता है, वो है ऋतुचर्या और दिनचर्या, यानी कि दिन के किस समय में क्या खाना चाहिए। अमूमन ये हम बहुत कॉमनली इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे दही या छाछ जैसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें बैक्टीरिया रिच कंपोनेंट्स हैं, इनको हम डे टाइम में लें, धूप के टाइम में लें, सन की प्रेजेंस में लें। अगर सन नहीं है, सूर्य की हमारे पास प्रेजेंस नहीं है उस समय, तो हम ना लें। यानी कि शाम के समय दही या खट्टी चीज़ें या छाछ जैसी चीज़ें लेना अलाउड नहीं है, वर्जित है एज पर आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद हमें ऋतुचर्या, दिनचर्या और प्रकृति के अनुसार भोजन करने के लिए कहता है। लेकिन हमने देखा कि ना तो लैक ऑफ डेफिशिएंसी से हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख पा रहे हैं, जितने भी हम विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके बावजूद किसी ना किसी चीज़ की कमी हमें रह जाती है। स्टिल न्यूट्रिशन इज रिमेनिंग। ना ही हम आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से अपने आप को टोटली हेल्दी रख पा रहे हैं, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हम जिस स्थान पे रह रहे हैं उस स्थान के क्लाइमेट के बारे में, उस स्थान की नेचुरल कंपोनेंट्स क्या उगता है वहाँ पे, ये हमें पता ही नहीं होता। मैं नॉर्थ इंडिया की हूँ, आप लोग नॉर्थ इंडिया के हैं। पंजाब में हम आम तौर पे सरसों का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे आसपास सरसों के खेत हैं, सरसों प्रचुर मात्रा में उगता है। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में किसी वजह से जाते हैं काम करने के लिए, हम बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं सपोज, या हैदराबाद रहने लगते हैं, या चेन्नई में जाके रहते हैं, या हम यूके जाके रहते हैं, वहाँ भी अगर हम अपनी डाइट में सरसों के तेल को इसी प्रकार से इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये हमारी लिए एक टॉक्सिन बनने लगेगा। यही सरसों ऑयल जो अभी हमारे लिए टॉक्सिन रिमूविंग का काम कर रहा है हमारी बॉडी से, हमारी वेन्स से, हमारी आर्टरीज से, यही मस्टर्ड ऑयल अब मेरे लिए एक टॉक्सिन बन जाएगा क्योंकि मैं उस लोकेलिटी में शिफ्ट हो गई हूँ जहाँ पे सरसों उगता ही नहीं है। तो नेचुरली जो चीज़ अवेलेबल जहाँ नहीं है, लोकल फूड खाना जिसे हम कहते हैं, तो उसको समझना, उसको अडॉप्ट करना आज की इस ग्लोबल एरा में तकरीबन असंभव हो जाता है। हम लोगों को कहीं ना कहीं रीलोकेट करना होता है अपने वर्क की वजह से। अगेन हम सुबह को दिनचर्या फॉलो नहीं कर पाते। अगर नाइट शिफ्ट में काम है तो हम डे टाइम में नेचुरली हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगा और प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। हम अक्सर कहा जाता है कि सूर्य ढलने के बाद आप ना भोजन करें, लेकिन जिन लोगों का वर्किंग ऐसा है, जिनका ऑफिस ही 9 बजे ख़त्म होता है, वो क्या करें, उन्हें तो 10:30-11 बजे ही डिनर करना है। तो ये आज के जो एरा है, जो आज का एक ग्लोबलाइजेशन का युग है, इसमें हमें एक नए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी हेल्थ के लिए। हमें आज के दौर के अकॉर्डिंग अपने न्यूट्रिशन को कैसे भरपूर मात्रा में रखना है ये जानना की आवश्यकता थी। इसलिए अब हमारे पास है 5 सीड नेचुरोपैथी, जिसे हम एडवांस्ड नेचुरोपैथी की तरह यूज करते हैं, या कहते हैं इसे कि एडवांस्ड नेचुरोपैथी है। 5 सीड नेचुरोपैथी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं, आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप उसको ठीक से डाइजेस्ट कर पाएं। यानी कि अगर आपने एक आयरन सप्लीमेंट भी लिया है, या आपने आयरन रिच फूड लिया है, आपने अनार खाया है, चुकंदर खाया है, या आपने आयरन की टैबलेट्स ली हैं जस्ट बिकॉज कि आपको एनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो आया है, अगर आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है तो वही आयरन सप्लीमेंट आपके लिए एक टॉक्सिन बन जाएगा, आपके लिए एक बीमारी का कारक बन जाएगा, रीजन ऑफ डिजीज बन जाएगा। तो न्यूट्रिशन अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 फैक्टर्स से मिलकर हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सकता है। एक, हम क्या इनपुट ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इस पर हमारा गौर हो, हम ध्यान दें। दूसरा, वट एवर वी आर ईटिंग वी शुड बी एबल टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली, यानी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से ठीक से काम करे। डाइजेशन सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। इसीलिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स एंड, जिसे हम कहते हैं, जिसकी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, हम लोग इसी पर जोर दे रहे हैं कि डाइजेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव्ड रखना आपकी मजबूरी है, क्योंकि इनपुट को आप हमेशा चेक नहीं कर सकते। अगर आप सपोज अगेन कुछ समय के लिए आपको यूरोप में जाकर रहना पड़े, 1 महीने के लिए आपको यूरोपियन कंट्री में जाना है किसी काम की वजह से, ऑब्वियसली आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहेंगे।
अब वहाँ पे जो खाना अवेलेबल है वो सारा ही मैदा से बना है, पुट टुगेदर। वहाँ पे ब्रेड ही मेन फूड है जो कि मैदा से बनती है, और मैदा हम जानते हैं कि बॉडी में डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो पाता। अब आपने 1 महीने तक जो डाइट ली है उससे आपको न्यूट्रिशन मिलते हुए भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ आपकी बॉडी में। इसलिए इनपुट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन एफिशिएंसी को टेक केयर करना, उसको मेंटेन रखना, और उसको टाइम टू टाइम मेजरमेंट करते रहना कि मेरा डाइजेशन एफिशिएंसी कितना है। जैसे हम टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अपना वेट चेक करते हैं, या अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, या हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हैं, इसी तरह से हमें टाइम टू टाइम अपना डाइजेशन एफिशिएंसी भी मेजरमेंट करना चाहिए कि ये कितना है, ये वेल मेंटेन्ड है कि नहीं। दूसरा, जो हम इनपुट ले रहे हैं, यानी कि जो हम फूड ले रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुझे ये सूट करता है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अक्सर बताया करती हूँ लोगों को। एक ही घर में एक ही तरह की डाइट सभी के लिए बनती है, तकरीबन सभी घरों में। आप भारतीय घरों में देखेंगे ताज़ा खाना पकता है, एक दाल बनी है, सब्जी बनी है, रोटी बना है, चावल बना है। मैं वेजिटेरियन डाइट की बात कर रही हूँ। उतना ही तकरीबन सबने लिया है, सैलड लिया है, या जो भी कुछ अवेलेबल है वो सबके लिए है। सबकी थाली परोसी जाती है तो एक जैसी परोसी जाती है। 5 लोग हैं परिवार में मान लीजिए, उन 5 लोगों में से किसी एक को मोटापा आता है, किसी एक को ब्लोटिंग होती है, किसी एक को कुछ भी नहीं होता, किसी एक को की वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, कार्य क्षमता बहुत अच्छी है, वो बहुत एक्टिव है, और कोई एक उठ ही नहीं पा रहा है, उसका आलस्य इतना बढ़ गया है, यानी कि उसकी बॉडी में हैवीनेस उसे फील हो रही है कि वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है। सेम डाइट 5 लोगों ने ली, लेकिन सब पे अलग अलग रिजल्ट आया। इसका डिफरेंस कहाँ है? इसका डिफरेंस बेसिकली ये है कि एक को एक चीज सूट कर रही है, एक के लिए वही चीज अनसुटेबल है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते भी हैं, मैं तो पानी भी पीती हूँ तो मोटी हो जाती हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं मेरा वजन ही नहीं बढ़ता। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि हम पूरे दिन में बस 1 रोटी खाते हैं, फिर भी हमें एसिडिटी रहती है। बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पूरे दिन में 10 रोटी भी खाते हैं एंड स्टिल दे आर हेल्दी, स्टिल दे आर गुड। कारण क्या है? कारण यह है कि बेसिकली नेचुरली जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा एक बीज होता है जो हमारी शारीरिक संरचना बनाता है, और उसका तत्व क्या है? ये जो मैं 5C नेचुरोपैथी की बात कर रही हूँ, ये तत्वों पर आधारित है, 5 तत्वों पर, आकाश, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि। तो कौन सा एलिमेंट आपकी बॉडी में, कौन सा तत्व आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ये अब डिफाइन किया जा सकता है। यस, इसको डायग्नोसिस किया जा सकता है एक्यूरेटली कि आपकी बॉडी कौन सा तत्व डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो जिन लोगों की बॉडी कुछ पर्टिकुलर टाइप के तत्वों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ऐसे लोगों के लिए जूस और सैलड जहर होता है। जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी उनके लिए जहर होता है। कुछ लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जिनके लिए गेहूं ही नुकसानदायक होता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कई जनरेशन से सब गेहूं ही खाते हैं, रोटी से बढ़िया कोई भोजन नहीं है, लेकिन उनके लिए गेहूं ही बीमारी का कारण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरी बॉडी के लिए क्या डाइट नहीं सुटेबल है, मुझे क्या नहीं खाना। इसीलिए मेरे टॉपिक का आज विषय है अति सर्वत्र वर्जिएत, आर्ट ऑफ लिविंग। मुझे क्या छोड़ना है जिससे मैं न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाऊँ। मैंने अगर दाल भी ली है, चावल भी लिया है, और सब्जी भी लिया है, रोटी भी लिया है, अब मैं इस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाऊँ, इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या हटाना है अपनी थाली से, ये मुझे पता होना चाहिए, विच इज़ नाउ डायग्नोजेबल। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है जिसको एचओ लैब में टेस्ट किया जाता है, और ये लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होता। तो उन चीज़ों को, उस ग्रुप को हमें अपनी डाइट से हटाना है। तो तकरीबन हम ये मान लें कि आधी समस्याएं हमने अपनी सॉर्ट आउट कर ली। अगर हमने एक ग्रुप, वो पर्टिकुलर ग्रुप जो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होगा, वो मैंने अगर अपनी डाइट से हटा लिया तो मेरी आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो टेक केयर हो गई। आधा तो यूँ मान लीजिए कि जो आपने न्यूट्रिशन लिया है, ग्रेजुअली आप पाएंगे कि आपकी
जो ब्लड लेवल है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो इम्प्रोवाइज होने लगा, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है। तो इनपुट हमें टेक केयर करना है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने गुण के आधार पर, और गुण हमारा क्या है ये हम जान सकते हैं एशो लैब से। दूसरा, और ये लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक बार जानना होता है। नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि मदर ये जान ले कि बच्चे के लिए क्या नहीं सुटेबल है, और वो चीज़ उसकी थाली से हटा दे या बहुत मिनिमम कर दे कि उसको वो चीज़ नहीं देनी, बाकी सब कुछ वो खा सकता है। और शुरू से ही जब इस तरह की ग्रूमिंग रहती है तो शुरू से ही हेल्थ ठीक से मेंटेन रहती है, तो बहुत हद तक डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती और न्यूट्रिशन ठीक से एब्जॉर्ब होता है, तो हमारी बॉडी का स्टेमिना और हेल्थ ठीक मेंटेन रहती है। अब बात आती है डाइजेशन एफिशिएंसी पे। हमारे डाइजेशन सिस्टम में बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर हमारा डाइजेशन सिस्टम बनता है। अब उन ऑर्गन्स को ठीक से काम करना, वो एक मशीन है, वो मशीन ठीक से काम करे, सारा वेस्ट बाहर निकाल दे, और जो रस है, जो बॉडी का जो खाने का जूस है, जिसे हम आयुर्वेद में रस कहते हैं, वो रक्त में कन्वर्ट हो जाए, ब्लड बन जाए, तो मशीन ठीक से काम कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है, ये मशीन ठीक से काम करे, इसलिए हम कहते हैं कि डाइजेशन एफिशिएंसी को बरकरार रखना है, मेंटेन रखना है, हेल्दी रखना है। इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले ये समझें कि डाइजेशन एफिशिएंसी डिपेंड कौन से कंपोनेंट पे करती है, उसका चलने का फ्यूल क्या है। जैसे मशीन को में आप कभी तेल डालते हैं, मिट्टी का तेल, किसी मशीन में आप पेट्रोल डालते हैं, ऐसे ही डाइजेशन एफिशिएंसी वाली मशीन में फ्यूल क्या है। डाइजेशन एफिशिएंसी की मशीन में, हमारे डाइजेशन की मशीन में जो डिपेंडेंट है वो है हमारी हार्ट बीट पर। हमारी जो हार्ट बीट चल रही है, आप लगातार अपनी, अगर आप यहाँ से स्पर्श करके हल्का सा टच करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपनी हार्ट बीट को समझ सकते हैं, मतलब एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट यस योर हार्ट इज बीटिंग। ये जो हमारी हार्ट बीट है, इसी पर डिपेंडेंट होती है हमारी डाइजेशन एफिशिएंसी। इसीलिए आप आमतौर पर देखेंगे, अचानक से आपने कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनी, कोई दुख की बात सुनी, आपको सदमा लगा, आपकी भूख अचानक से गायब हो जाती है, या आप लगातार अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको एसिडिटी बनने लगती है। कारण हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। वो जब हार्ट बीट तेज होने लगती है तो हमारी डाइजेशन एफिशिएंसी पुअर होनी शुरू हो जाती है। अब हम अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते। बहुत से योगी हैं, हठ योग है, तपस्वी हैं जो कर पाते हैं अपनी डाइजेशन एफिशिएंसी, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। अपनी हार्ट बीट को हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो एक और प्रोसीजर है हमारे पास, एक और हमारी शारीरिक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस, श्वास प्रक्रिया। जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है वो हमारे लिए कंट्रोलेबल है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मैं उसको करेक्ट करना कहती हूँ, एडजस्ट करना नहीं, क्योंकि अगर हम अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को स्लो कर लें, जिसको हम कहते हैं श्वास योग की विधि से सांस लेना। जो लोग योग से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे स्वर योग के बारे में, इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ योगा कहा जाता है। मैं श्वास योग की बात कर रही हूँ। अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को, सारा दिन हम सांस ले रहे हैं माइंडेड, आप इस समय कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए भी आप सांस ले रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आप सांस लेते हैं, आप टीवी देख रहे हैं तब भी आप सांस ले रहे हैं, आप सांस हर समय ले रहे हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो अगर हम उस सांस को ठीक प्रकार से लें, ऐशो सांस उसे कहा जाता है जो ठीक प्रकार से सांस ली जाती है, अगर हम अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर लें, करेक्ट कर लें, तो हम अपनी डाइजेशन एफिशिएंसी को बहुत हद तक मेंटेन्ड रख सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर एंड दिस इज द, आई शुड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, भरे पेट हैं या खाली पेट है, टोटली इमैटेरियल है। आपको अपने ब्रीदिंग प्रोसीजर को स्लो डाउन करना है so that you are able to maintain your digestion efficiency.
दूसरी बात कि डाइजेशन एफिशिएंसी अब ऑनलाइन मेंटेन चेक की जा सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ऐप अवेलेबल है डाइजेशन एफिशिएंसी के नाम से। ये ऐप आपको मिलेगी, एक वेबसाइट है उस पर ये ऐप अवेलेबल है। आप मेजर कर सकते हैं कि अभी कितनी आपकी एफिशिएंसी है, डाइजेशन एफिशिएंसी, और आप इसको धीरे धीरे स्लो डाउन कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे, न्यूट्रिशन ठीक से आप एब्जॉर्ब कर पाएँ। अब मैं कंक्लूड करूंगी अपना आज का ये लेक्चर। सिर्फ एक ब्रीदिंग का डेमो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। जो भी आप में से देखना चाहें उसको समझें। मैं स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो स्लोली इनहेल करूंगी मैं और स्लोली एक्सहेल। तो ये मैंने एक सांस ली है। आपने ध्यान दिया होगा कि इस सांस को लेते समय मैंने अपनी स्पीड को स्लो किया है, गति, स्पीड। जिस स्पीड से हम सांस को अंदर भर रहे हैं और फिर हम सांस को छोड़ रहे हैं, उस स्पीड को हमें कम करना होता है। इस टॉपिक को कंक्लूड कर दे। हाँ, मैं टॉपिक कंक्लूड ही कर रही हूँ कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन अवेयरनेस। एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन के लिए फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि आपको क्या डाइजेस्ट नहीं होता, आपके लिए क्या सुटेबल नहीं है, उसको अपनी डाइट से हटा दें। दूसरा, अपनी डाइजेशन एफिशिएंसी को वेल मेंटेन रखें, अपने ब्रीदिंग प्रोसीजर को यूज करें ठीक प्रकार से, तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। 80% आपकी लाइफ डिजीज फ्री रह सकती है। दैट इज ऑल। Again, I thank you so much for giving me this opportunity to present this talk.